भारत देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो खून के बदले आज़ादी देने का वादा किया करते थे और जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कई देशों में अपनी सच्ची देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, आखिरकार कैसे बने स्वतंत्रता सेनानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस जी के मन में बचपन से ही देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बहुत प्रबल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्राइमरी शिक्षा कटक के स्कूल में पूरी की और उन्होंने 1909 को रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। नेताजी बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग के थे। उन्होंने वर्ष 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी सेकेंड रैंक से पास की थी। उनका मन सेना में भर्ती होने का था, तो फिर उन्होंने 1916 में 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में पास होने के बावजूद भी उन्हें सेना में नहीं लिया गया, क्योंकि नेताजी की आंखें खराब थी, इसलिए उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया। उनके अंदर देश की आज़ादी के प्रति कितना प्यार था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने साल 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अच्छे रैंक से पास किया, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि इसके पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सिविल सर्विसेज की नौकरी को ठुकरा दिया। उनके अंदर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का जुनून जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की वजह से आया था। इस घटना के बाद वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साथ ही उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आदेश दिया, और उन्होंने भारतीय लोगों को सरकारी नौकरियों का त्याग करने का फैसला दिया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने एक अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन के बाद वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का फैसला लिया। साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिया। बंगाल में कांग्रेस पार्टी का गठन किया और विस्तार किया, और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए नए युवाओं को प्रेरित किया। इसके व्यतिरिक्त स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इस घटना ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और उन्हें जनता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1922 में सुभाष चंद्र बोस को असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया और जेल से रिहा होने के बाद फिर से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे उसका मार्ग कितना भी कष्ट से भरा क्यों ना हो। अपने मार्ग से मत भटको, यदि लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। वर्ष 1923 में सुभाष चंद्र बोस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने युवाओं में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव बनने से राज्य में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। इन पदों पर रहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने आम लोगों में स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, और चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1927 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक साथ मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत युवाओं की इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। इस लीग की वजह से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का अवसर मिला। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी नेताजी ने हमेशा उन्हें राष्ट्रपिता का आदर दिया और उनकी बातें भी मानी। नेताजी और बापूजी की विचारधाराएं कभी एक दूसरे से नहीं मिली, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे के प्रति भरपूर सम्मान रखा।
महात्मा गांधी जो कि अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर भारत देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराएं एकदम इसके विरुद्ध थी। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अहिंसा पर आधारित रणनीति काफ़ी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हिंसक प्रतिरोध व सशस्त्र क्रांति द्वारा ही अंग्रेज़ों को भारत देश से दूर भगाया जा सकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की फांसी को गांधी जी द्वारा नहीं रोका जाना भी नेताजी और गांधी जी के बीच में एक मतभेद का कारण बना था। और फिर कुछ वर्ष बाद यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और गांधी जी द्वारा चुने गए पट्टाभी सीतारामैया को हराया और वे कांग्रेस पार्टी के मुख्य अध्यक्ष बन गए। इसी वजह से बापूजी और नेताजी के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद भी बढ़ा। उनके अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत हुई और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस की दिशा बदली। परंतु नेताजी ने 1.5 महीने बाद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया और इसी साल यानी कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कि एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इस दल का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना था, साथ ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था। इस दल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक विचारधाराओं से निराश हो गए और उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति के कारण एक क्रांतिकारी मार्ग चुनने का निर्णय लिया, परंतु उसमें सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी हुकूमत की नीति थी, जिसके चलते उन्हें कारागार में रखा गया। यहाँ तक कि जेल से रिहाई के बाद उनसे यह शर्त लगाई कि वो अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे और किसी से भी नहीं मिलेंगे। वे अपने घर से भाग न जाए, इसी के कारण कलकत्ता में उनके घर के आसपास सीआईडी के अधिकारी तैनात कर दिए गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर अपने घर से निकलकर 18 जनवरी 1941 की शाम दिल्ली पहुंच गए और पेशावर के लिए रेलगाड़ी में बैठ गए और अफगानिस्तान सीमा को पार करने के लिए और काबुल में प्रवेश करने से पहले उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर इसके बाद वे स्वराज्य के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जर्मनी के नेताओं और अन्य यूरोपीय नेताओं के संपर्क में रहे। अंत में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री हिकेजी तोजो ने उनका सम्मान किया और उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने का वचन दिया। 4 जुलाई 1943 को उन्होंने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान रासबिहारी बोस से लेकर अपने हाथों में ले ली। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बनकर उसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया। फिर वहाँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का अपना प्रसिद्ध नारा देते हुए आज़ाद हिंद को प्रेरित किया। और फिर 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच गई। इस फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ करीब 40,000 से लेकर 50,000 सैनिक मौजूद थे। इस फौज की सुभाष चंद्र बोस ने कई ब्रिगेडें बनाई, जिसे हम अलग अलग टीम भी कह सकते हैं, और उन्हें नाम दिया, जैसे कि महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। और फिर फरवरी से लेकर जून 1944 तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा और बर्मा से युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई, परंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में नेताजी ने अपनी फ़ौज को पीछे होने को कहा, क्योंकि जापान आज़ाद हिंद फौज का साथ दे रहा था। परंतु दूसरे विश्व युद्ध में जापान की बहुत हानि हुई। ऐसे में नेताजी प्लेन में बैठकर जापान की ओर रवाना हुए, परंतु हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो गया। परंतु आज भी उनके दिए हुए नारे और उनकी देशभक्ति की भावना आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।